ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है जो टैक्सेशन के थ्रू कवर हो सकता है या अचीव हो सकता है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, यानी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं या लोकल कंपनीज हैं गवर्नमेंट की या किसी भी कंट्री की, या कंट्री के रेजिडेंट्स ने वो कंपनी बनाई है और वो उसको रेगुलेट कर रहे हैं, उनको इनकरेज कैसे करेंगे आप? टैक्स रिलीफ दें उनको, टैक्स रिबेट दें, टैक्स एग्जम्पशन दें। सही है? तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और चाहे तो वो एक्सपोर्ट करें, चाहे तो वो कंट्री के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स की सेल करें। सही है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थ्रू टैक्सेशन एज अ फिस्कल टूल। और उसके बाद क्या होगा? रिड्यूस इनइक्वालिटी। जो माशरे में एक डिप्रीविएशन कायम हो जाती है या एक सोशल डिफरेंस आ जाता है या इकोनॉमिक डिफरेंस आ जाता है, उसको टैक्स के थ्रू ओवरकम किया जाता है। तो कैसे? टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट क्या करती है? स्पेंडिंग करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। जो पिसी हुई आवाम है, जो डिप्राइव्ड पॉपुलेशन है या जो गरीब आवाम है, उसको मौके दिए जाएं ताकि वो लोग भी इकोनॉमी के अंदर अपना रोल प्ले करें। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिड्यूस इनइक्वालिटी। सही। और उसके बाद क्या है? स्पेंडिंग इज अ टूल। अच्छा देखें, टैक्स के थ्रू आप इनइक्वालिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं? क्योंकि टैक्स दोनों जगह पे आ रही है, स्पेंडिंग में भी आ रही है और कलेक्शन में भी आ रही है इनइक्वालिटी, सॉरी। तो जब टैक्सेशन की बात होगी ना, तो टैक्सेशन के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि स्लेब्स बने हैं, लेयर्स बने हैं, कैटेगरीज बनी हुई है। अगर आपकी इनकम 30,000 है तो आपकी इनकम टैक्स 2% होगी। 30 से 35 है तो आपकी इनकम 3% होगी। 35 से 40 है तो आपकी इनकम सर टैक्सेशन। आवाज में डिस्टॉर्शन है। अब आ रही है आवाज? अब क्लियर है? सर बैकग्राउंड से अजीब सी आवाज आ रही है, पता नहीं। और सर आवाज क्लियर नहीं है आपकी वो। आवाज आ रही है? हेलो? नो सर। अभी आ रही है? आवाज आ रही है नो अभी? सर, बहुत स्लो है, बहुत स्लो है आवाज। अभी आ रही है? सर बहुत स्लो आ रही है। सर आपके हेडफोन का जो प्लग है ना सर, उसको दोबारा से चेक कर लें, वो डिस्टॉर्शन कर रहा है। अच्छा। अभी? सर ऐसा लग रहा है बहुत दूर से बोल रहे हैं, आवाज बहुत अच्छी आ रही है आपकी। अभी आवाज आ रही है? ठीक है सर। अच्छा ठीक है। देखिए हम बात ऐसा कर, थोड़ी बेहतर है। हो जाएगी बेहतर इंशाल्लाह। अच्छा, रिड्यूस इनइक्वालिटी। जब टैक्स कलेक्शन का वक्त आता है तो क्या करते हैं? अमीरों से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं, गरीबों से कम। तो क्या होता है? टैक्स, ये जो माशरे में इनइक्वालिटी फैली हुई है वो किस हद तक डिक्रीज होती है। सही है? और उसके बाद ये जो स्पेंडिंग के थ्रू हम इनइक्वालिटी को मीट करते हैं या उसको कम करते हैं, वो कैसे करेंगे? टैक्स कलेक्ट करके इन
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च कर लिया, और पब्लिक गुड्स के ऊपर खर्च कर लिया, रोड्स के ऊपर खर्च कर लिया, रोड्स बना लिए, हॉस्पिटल्स बना लिए, यूनिवर्सिटीज़ बना ली, कंपनीज बना ली, गैस की सहूलियात देना शुरू कर दी, पानी की सहूलियात दे दी। तो इससे क्या होता है कि इनइक्वालिटी कम होती है सोसाइटी के अंदर। उसके बाद होता है पब्लिक सपोर्ट, यानी आप टैक्स कलेक्ट आपने जो की है उसके जरिए वो पैसा आप स्पेंड करके पब्लिक गुड्स दें। देखें, 3 तरह की गुड्स होती है इकोनॉमिक्स के अंदर। एक होती है पब्लिक गुड, दूसरी होती है प्राइवेट गुड, तीसरी होती है पब्लिक क्वासी गुड। ठीक है, 3 कैटेगरी में। अब आप लोगों का ये टास्क है कि आप तीनों के बारे में रिसर्च करके आए। तो नेक्स्ट लेक्चर हो उसके अंदर पब्लिक गुड्स का मैं आपको बता देता हूँ कि वो ऐसी गुड्स हैं। आपकी आवाज स्लो है वहाँ पे। अब अभी भी स्लो है? यस सर, आवाज बहुत स्लो आ रही, समझ नहीं आ रहा कुछ। बैकग्राउंड पे एक बहुत भारी आवाज चल रही है सर। तो पूरे बंद। माइक का इशू है यार, माइक का इशू है सर। जैसा लग रहा ट्रक चल रहा है। अच्छा अच्छा, यस सर, आपकी आवाज बहुत ये सर पीसी यूज कर रहे हैं सर आप? अभी आवाज आ रही है? नो सर। भी नहीं, दोबारा अब सही आवाज है? नहीं आ रही अब सही अब है सही सर। है जी? अब ओके। सर सही है अब सर। सर आ रही है अभी। तेज होगी। आवाज नहीं आ रही अभी भी? अब आ रही है सर, सर। अब आ रही है। सही है। अच्छा अच्छा, ठीक। आपको शायद हमारी नहीं आ रही। ठीक है, हम आते हैं अपने लेक्चर के ऊपर ना। अब मुझे चीखें मारनी पड़ेगी ना। अच्छा, पब्लिक सपोर्ट आप लोगों को समझ में आ गया कि पब्लिक को आपने सपोर्ट दी, उनको फैसिलिटीज दी, उनको गुड्स दिए, उनको हेल्थ दी और उनको एजुकेशन दी, उनकी ज़रूरियात की दी, या जो वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं या आपने इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम्स इनिशिएट किए टैक्स के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली एक मिनट होल्ड कीजिए मारवी आप। इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ यानी टैक्स कलेक्ट करके आपने वो पैसा स्पेंड कर लिया पब्लिक के ऊपर, हॉस्पिटल्स बना लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, या डेवलपमेंट कर दी, ब्रिजेस बना लिए। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्रो हुई, यानी आपकी प्रोटेक्शन इंक्रीज हुई। किसके थ्रू? स्पेंडिंग के थ्रू। अब स्पेंडिंग कहाँ कहाँ की जाती है? सब्सिडी के फॉर्म में की जाती है और नई इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में की जाती है। देखिए, सब्सिडी का कंसेप्ट आपको पता होगा कि गवर्नमेंट कुछ कंपनीज को या कुछ इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज करती है। अब जिस तरह बिजली है तो बिजली में गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है बिजली के ऊपर। अभी तो ठीक है टैक्स कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन पहले दौर में क्या होता था कि गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं कलेक्ट करती थी क्योंकि वो गवर्नमेंट का अपना इदारा था, और उसको मजीद सब्सिडाइज करती थी। जितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते थे हर यूनिट पे 58 4 आना या पैसा देती थी। उस वक्त तो सस्ती होती थी बिजली। तो ये क्या होगा, उसके थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी बिजली एक सहूलियात है ना, सहूलतें आवाम को, कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को, उसके थ्रू प्रोटेक्शन करें, तो उसको इनकरेज करती है गवर्नमेंट, उस पर स्पेंडिंग करती है सब्सिडी के फॉर्म में। नई कंपनी बनाने की सूरत में या एग्जिस्टिंग कंपनीज को इनकरेज किया जाए कि आप जो है ना ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ज़्यादा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करें। सही है। और उसके बाद डिफेंस। डिफेंस यानी जो आपकी आर्मी है, एयरफोर्स और आर्मी नेवी, इन पे खर्च करना स्पेंडिंग के थ्रू। सही है। तो ये क्या होता है
कि स्पेंडिंग का जो टूल है हमारा वो किन मकासद को हासिल करने के लिए यूज होता है, या उससे हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। इनइक्वलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, पब्लिक सपोर्ट इंक्रीज कर सकते हैं, पब्लिक गुड्स ऑफर कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं, एलिवेट कर सकते हैं, और डिफेंस को मेक श्योर कर सकते हैं। हम अपनी सालमेंट को, सॉल्वेंसी को मेंटेन रख सकते हैं। हम बड़े बड़े तैयारे रख सकते हैं, हम बड़ी बड़ी तलवारें ले सकते हैं, बड़े बड़े घोड़े ले सकते हैं, और बड़े बड़े जहाज ले सकते हैं, बड़ी बड़ी तोबे ले सकते हैं। और उसके बाद क्या है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जब कंट्री के अंदर अफरा तफरी हो तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब जिसमें हमारा रेंजर्स आता है, और पुलिस आता है, एफआई आता है, इंटेलिजेंस आता है, जो अंदरूनी मामला हैं गवर्नमेंट के, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो स्पेंडिंग होती है वो क्या होती है, वो लॉ एंड ऑर्डर बोल उसको बोला जाता है। लेकिन मुल्क को दिफा या उसको बचाने के लिए बैरूनी कुव्वतों से, बैरूनी ममालिक से जब उस पर खर्च किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिफेंस, या डिफेंस बजट बोलते हैं, या डिफेंस स्पेंडिंग बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, मारवी आपका क्वेश्चन था। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज चले गई सर। जी, आवाज नहीं आ रही सर। अभी भी नहीं आ रही। हेलो। जी सर अभी आ रही हेलो। है। सर सर आ आपकी गई आवाज यार। बीच में कट कट के आ रही है। अच्छा, अब मैं दोबारा इसको ट्राई कर लेता हूँ, हो सकता है ये ठीक हो चुकी हो। अभी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा, मारवी कुछ पूछ रही थी। हेलो। ठीक है, सही है। नहीं पूछ रही तो और अच्छा है। अच्छा, हम आते हैं इसके ऊपर। स्पेंडिंग का जो टूल है उसको हमने कर लिया, टैक्सेशन का टूल है उसको हमने डिस्कस कर लिया। सर बोलो ना भाई। सर आवाज का फिर इशू आ रहा है सर। अच्छा, अभी आवाज नहीं आ रही? सर स्लो हो गई सर वापस। आ रही है लेकिन स्लो है। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। अच्छा अच्छा। सर माइक करीब कर लेना आप। सर, करीब इतना आपकी वो बिल्कुल कुछ। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छा, अनस, तुम्हारी भी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा। हमारा फिर इसमें तो जाया नहीं होना कि आवाज में ही हम फंसे रहे और आगे बढ़ नहीं पाए। अभी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, सही। देखें, हमने दो टूल्स को डिस्कस कर लिया, टैक्सेशन इज अ टूल और स्पेंडिंग इज अ टूल। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशन में क्या होता है कि आप टैक्स कम कर लेते हैं और स्पेंडिंग ज्यादा कर लेते हैं। आपने इनकम टैक्स कम कर दी, यानी कंज्यूमर को इनकरेज कर लिया कि आप ज्यादा से ज्यादा बाइंग करें, ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन करें। ऐसे ही आपने प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स कम कर दी, कम टैक्स लगा दी, तो वो ज्यादा इनकरेज होगा, ज्यादा मोटिवेट होगा टू प्रोड्यूसिंग मोर। तो नतीजा क्या निकलेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सपेंड होंगी, ज्यादा होंगी। पहले अगर कंपनी 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी, अब वो 12 करेंगी, अब वो 13 करेंगी। और ऐसे ही पहले अगर बंदा एक चाय का कप पी रहा था, अब वो दो पिएगा, डेढ़ पिएगा, तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है। और
उसके थ्रू जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अब आप लोगों के लिए कॉमन सेंस का फैक्टर बन चुकी है। जब भी इकोनॉमी की बात आएगी तो आप लोगों के दिमाग में क्या घूमेगा? प्रोडक्शन, डिमांड, इनकम, पैसा। और उसके बाद प्रॉफिट्स क्या है एक्सपेंशनरी पॉलिसी के? अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, ठीक है, और अपना कंजप्शन ज्यादा होगी, कंपनी के पास पैसा ज्यादा आएगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा। लेकिन एक मसला है यहाँ पर, जो है बजट डेफिसिट। क्या है? बजट डेफिसिट। यानी फिर जब, क्योंकि गवर्नमेंट भी चलती तो टैक्स के ऊपर है ना, और टैक्स कम कर दे, बिल्कुल कम कर दे, तो वो फिर कंट्री को कैसे चलाएगी? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कैसे मेंटेन करेगी? वो डिफेंस को कैसे मेंटेन करेगी? वो एम्प्लॉयमेंट के फर्दर अपॉर्चुनिटीज कैसे बूस्ट करेगी, कैसे डेवलप करेगी? वो गवर्नमेंट जॉब्स कैसे देगी? ये फिर क्या होता है कि एक बजट डेफिसिट का इशू आ जाता है। अगर आप अपनी एक्सपेंशनरी पॉलिसी इतनी लीनेंट रखते हैं, इतनी ज्यादा रखते हैं, इतनी रिलैक्स कर लेते हैं, तो नतीजा क्या निकलता है? गवर्नमेंट के लिए मसला हो जाता है। क्यों मसला होगा? कि उसके पास पैसा ही नहीं होगा, क्योंकि पैसा तो वो आप लोगों से लेके खर्च कर रही है ना, आप लोगों के पास ऊपर। तो जब उसके पास पैसा ही नहीं होगा या बिल्कुल कम होगा, तो ये जो वेलफेयर की चीजें, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ और एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों चारों चीजें क्या है? पब्लिक गुड्स हैं। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो दे किसी भी आवाम को, तो वो नहीं दे पाएगी। फिर क्या होगा? मसला होगा। जो इकोनॉमिक का जो इक्विलिब्रियम होगा वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो जाएगा, वो मुतासर हो जाएगा, और फिर अनारकी फैलेगी। कुछ लोगों के पास पैसा होगा, कुछ लोगों के पास नहीं होगा। तो इस तरह अनइक्वालिटी या इनइक्वालिटी बढ़ेगी। उसके बाद क्या है? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट, ये वर्ड आप लोग सुन लें। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, जो हम आम तौर पे सुनते हैं, तो ये है कि मुआहदा करना, अहद में आ जाना, बाउंड हो जाना, महदूद हो जाना, अलील हो जाना। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होना। कॉन्ट्रैक्शनरी या कॉन्ट्रैक्टाइल भी आपने लोग पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा ना। कॉन्ट्रैक्टाइल इंसेक्ट्स होते हैं कुछ, जो कि डिक्रीज हो जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, फिर डिक्रीज हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की सलाहियत होती है उनके अंदर। तो इस तरह कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी भी है, यानी ऐसी फिस्कल पॉलिसी या ऐसी टैक्स कलेक्शन और टैक्स स्पेंडिंग, ऐसी पॉलिसी जिसके जरिए इकोनॉमिक एक्टिविटी श्रिंक हो, कम हो, रिड्यूस हो, डिक्लाइन हो। वो कौन सी पॉलिसी है? वो इस तरह की पॉलिसी है कि उसके अंदर टैक्स बहुत ज्यादा करते हैं आप, बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं, बड़े पैमाने पे आप टैक्स लेते हैं लोगों के ऊपर। अब जिस तरह नवाज शरीफ ने क्या किया था, 25% टैक्स लगाई थी किसके ऊपर? फोन कॉल के ऊपर, ठीक है, इजी लोड के ऊपर। और इस तरह बहुत सारे टैक्सेशन या टैक्सेस के अकसाम उसने आके इंट्रोड्यूस किए थे। तो उससे क्या होगा कि लोगों में से परचेजिंग पावर या पैसा निकल जाएगा और वो गवर्नमेंट के पास आएगा। गवर्नमेंट के पास आता है तो वो पैसा क्या होता है? अख्तियारी होता है। गवर्नमेंट की मर्जी होती है कि वो आप लोगों के ऊपर खर्च करे या वो अपने ऊपर खर्च करें। तो नतीजा क्या निकलता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने लगती है। आप जिस तरह शुरू में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मोबाइल है, मोबाइल पे टैक्स गवर्नमेंट ने ज्यादा रखा है, और कंपनी फिर क्या करेगी? कम प्रोड्यूस करेगी।
तो वो ये सोचेगी कि सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, मुझे कुछ बच ही नहीं रहा, तो फिर मैं किसके लिए प्रोडक्शन करूं? तो नतीजा क्या निकलेगा? प्रोडक्शन कम होती जाएगी। इससे इनकम आपकी नजर तो बड़ी आ रही होगी, भाई मेरी 50,000 आमदनी है, और उस पर टैक्स कितना है? 20% टैक्स देता हूँ गवर्नमेंट को। ठीक है, तो वो क्या रहा है? सारा पैसा या ज्यादातर पैसा मेरा गवर्नमेंट के पास चला जाता है, और मेरे पास 35,000 36,000 जाके बचते हैं, जिससे मुझे गुजारा करना होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। सही है। और जब प्रोडक्शन कम होगी तो लोग इदारों में, कंपनीज में भी कम होंगे, डिक्रीज किए जाएंगे, डाउन साइजिंग होगी वहां पर। डाउन साइजिंग पढ़ी होगी ना आप लोगों ने एचआर के अंदर, जिसमें एम्प्लॉयज को घर भेजा जाता है, या उनको निकाला जाता है, फायर किया जाता है, या कुछ डिपार्टमेंट्स क्लोज किए जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़े। सर लेकिन कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी से गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है टैक्सेस बढ़ाने से? जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है ना, क्या होता है? इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, मम्मी गवर्नमेंट क्या करती है? पेन धोना जरा, चाय में गिर गया पेन धोना। लोगों का टैक्स लगाती है ताकि वो डिमांड कम करे प्रोडक्ट्स की। जब प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी ना, तो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कम होंगी। प्राइसेस जब कम होंगी तो हर आम शहरी, हर आम फर्द उसको एक्सेस कर पाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेन द जनरल प्राइस लेवल so that every citizen, every household can access it। हर आम शहरी उसको एक्सेस कर पाए, हासिल कर पाए। तो ये होता है गवर्नमेंट को फायदा, किसके जरिए? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की, यानी इन्फ्लेशन को रिड्यूस करेगी तो डिमांड रिड्यूस होगी। तो ये देखें, आप लोग इस चीज में कंफ्यूज होंगे ना कि यार ये क्या बात हुई कि इनकम डिक्रीज होगी। देखिए इनकम कुछ इनकम जो है ये सर आवाज हल्की आ रही है। अब आ रही है। यस सर अब आ रही है। हाँ, देखें आप लोगों को ये कंफ्यूजन होगी कि यार इनकम जब इंक्रीज होगी तो ओवरऑल डिमांड डिक्रीज होगा ना, ऐसा ही है ना? देखें ओवरऑल होगा, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगा। उससे फायदा ये होगा कि जो जिन लोगों के पास इनकम बहुत कम है, क्योंकि कम इनकम पे तो टैक्स नहीं होती ना। जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी कि 30,000 सैलरी है तो उस पर 2%, 25 है तो 35 है तो उस पर 3%। तो ज्यादा इनकम अर्नर्स वाले जो होंगे उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगेगी, तो वहां से बेशक उनका डिमांड कम होगा, लेकिन जो कम इनकम अर्नर होंगे, लो इनकम अर्नर होंगे, कम कमाने वाले होंगे, उनके पास तो डिमांड सेम ही रहेगी ना, डिमांड की लेवल। तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि यार इस तरह इस पॉलिसी को लगाने से हर आम शहरी तक किसी भी प्रोडक्ट को, रसाई को यकीनी बनाया जाए। तो ये असल मकसद होता है इसका, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का। जब इन्फ्लेशन बिल्कुल सीवियर लेवल पे चला जाए, हर आदमी या ज्यादातर जो गरीब लोग हैं वो उससे मुतासिर हों, तो फिर क्या करेगी गवर्नमेंट? कॉन्ट्रैक्शनल पॉलिसी का इम्प्लीमेंट, ताकि प्राइसेस एक लेवल पे आए और वो सब उस चीज को एक्सेस कर पाए। देखें आजकल जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं वो फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, या फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रोड्यूसर की भी वर्दी और
कंज्यूमर की भी मर्जी है। प्रोड्यूसर जो चाहे प्राइस चार्ज कर ले और कंज्यूमर की मर्जी है चाहे उस प्राइस पे ले ले या नहीं ले। सही है। अब मर्जी तो सिर्फ कहने की हद तक है ना। जब वो भूखा मरेगा तो फिर ये थोड़ी बोलेगा कि ये मेरी मर्जी है या नहीं। वो ये कहेगा कि भाई इसको मेरे यहाँ रसाई इसकी यकीनी बनाओ, इसकी प्राइस मेंटेन रखो। या आप लोग क्यों प्रोटेस्ट करते हैं जाके कि बिजली की कीमतों में क्यों इजाफा हुआ है, इस चीज के अंदर महंगाई क्यों हुई है, पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ी हैं। तो इसलिए कि आप चाहते हो कि हम जो गरीब लोग हैं या जिनके पास इनकम इतनी है ही नहीं, हम तो इसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। हमारे कारोबार मुतासर हो रहे हैं, हमारे काम मुतासर हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। किसकी पॉलिसी होती है? फिस्कल पॉलिसी किसकी पॉलिसी होती है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की सर। और मॉनेटरी किसकी होती है फिर? सर सेंट्रल सेंट्रल बैंक की। एग्जैक्टली, सेंट्रल बैंक की। वो सिर्फ नोट को कंट्रोल करती है, कायदे आजम को कंट्रोल करती है हमारे यहाँ। सही है। ये कायदे आजम कहीं छलांगे तो नहीं मार रहा। ओ बस। तो उसका जो मेन फंक्शन क्या है? कायदे आजम को कंट्रोल में रखना। लेकिन अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं कि इसकी डेफिनेशन हमें क्या बताती है। ये कहती है कि मैं डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ से हूँ। और जो पहली हमने पढ़ी है ना वो इनकम साइड ऑफ थी, एम्प्लॉयमेंट साइड ऑफ इकोनॉमी, ये जो फिस्कल पॉलिसी है। और ये किसकी तरफदारी ले रही है? डिमांड साइड की। और ये किस चीज को कंट्रोल करती है? मनी सप्लाई को, एंड अचीव मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, यानी पैसा कितना इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होना चाहिए, और कंज्यूमर्स के पास या सिटीजन्स के पास कितना पैसा होना चाहिए, शहरियों के पास कितना पैसा होना चाहिए, और स्टेट के पास कितना पैसा होना चाहिए। क्यों भाई, इसका क्या ताल्लुक है आपके जेबों से? वो इसलिए कि आपके जेब में जितना पैसा होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी उतनी होंगी। मॉनेटरी पॉलिसी का भी इम्पेक्ट होता है आपकी कंजप्शन के ऊपर। सही है। मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स आप लोगों ने पढ़े हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, प्राइस लेवल को कंट्रोल में रखना, और वगैरह वगैरह। इन्फ्लेशन कम करना। इन्फ्लेशन कम करना, प्राइस इन्फ्लेशन सेम ही चीज है। देखिए सेंट्रल बैंक्स क्या होती हैं? कोई बंदा है सर सेंट्रल बैंक वो होता है जो आपके मुल्क के जो खजाने को चलाता है, आपकी इकोनॉमी को देखता है, आपके लिए पॉलिसीज जो है ना वो बनाता है। ठीक है, सरकारी बैंक होता है वो, जो हुकूमत का बैंक होता है, जिसके जरिए वो मुख्तलिफ बैंक्स की पॉलिसीज बनाता है, और ये सब जिसके थ्रू चलता है। पैसे को कंट्रोल करता है सर पूरे मुल्क का। सही। अच्छा देखिए, मैं क्या था स्टेट बैंक में, तो इंटर्नशिप के लिए वहाँ पर जो है ना सारे इंटर्नीज आए हुए थे, हम भी वहाँ पर बैठे थे। तो मैडम ने कहा कि स्टेट बैंक क्या है? तो किसी लड़की ने बोला कि स्टेट बैंक जो है ना इज द फादर ऑफ बैंक्स। सही है। जो लोकल बैंक है उनका बाप है। फिर वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी। वैसे तो ये मदर कहलाती है ना आम जबानों में, या जो टर्म यूज होता है उसके लिए। तो फिर मैंने कहा कि देखिए
इस लड़की ने सही बताया है। इसको इसलिए इसने कहा है कि ये फादर ऑफ बैंक थी, क्योंकि ये सर फिर से आवाज कट रही है। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? सर भी कट रही है फिर आने लग जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखें, फिर मैंने मैडम को कहा कि मैडम देखें, इस बंदी ने सही बोला है कि ये फादर ऑफ बैंक्स है। ये जो हमारी स्टेट बैंक है वो फादर ऑफ बैंक है, मदर ऑफ बैंक्स नहीं है। तो मैडम मुझसे पूछने लगी कि वो कैसे। मैंने बोला कि मैडम देखें, इस बैंक को इनागुरेट किसने किया था, यानी इसका इफ्तिताह किसने किया था? कायद आज़म ने। तो उसको हम बोलते हैं फादर ऑफ नेशन। तो जिसने चीज बनाई तो वो आप देखें ना कि वो भी तो फादर ही होंगे ना हमारे बैंक्स की। तो एनीवेज, अच्छा, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक, ये अलग अलग नाम है। इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है वो इंडियन रिजर्व बैंक कहलाती है, और पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहलाती है। नेशनल बैंक के अपने फंक्शंस हैं, वो कमर्शियल बैंक है, वो रियासती बैंक नहीं है, बेशक उसको रियासत चलाती है या वो सरकारी इदारा है। ऐसे ही अलग अलग बैंक होती हैं, सेंट्रल बैंक या नेशनल बैंक कहलाती हैं, या रिजर्व बैंक कहलाती हैं, या रेगुलेटरी बैंक कहलाती हैं, या फाइनेंशियल बैंक कहलाती हैं, मॉनेटरी बैंक कहलाती हैं। तो इनका काम ये होता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखना, पैसे को कंट्रोल में रखना, पैसे की छपाई और पैसे की बटाई या पैसे की रसाई, इन तीनों चीजों को यकीनी रखना, एक हद तक रखना, किसी हद से आगे जाने से रोकना या रोकथाम करना। तो ये किसके अंदर आता है? मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। सही है। और मॉनेटरी पॉलिसी के भी कुछ टूल्स हैं अपने, वो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इश्यू करती है ना, जिस तरह स्टेट बैंक के बॉन्ड्स होते हैं, वो एंडोर्स उसको कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। वो उसमें लिखा हुआ आता है ना कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइस बॉन्ड या हामले हादा को मुतालबा पर अदा करेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होता है तो क्या करती है? बॉन्ड्स इश्यू करती है। अभी इसाक डार के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में बॉन्ड्स इश्यू किए गए थे, जिसको हम सुकूक बॉन्ड बोलते हैं। तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा, अपना फाइनेंस के अंदर ना पढ़ेंगे बॉन्ड्स के टाइप्स। तो पानी पिला। गवर्नमेंट क्या करती है? बॉन्ड्स इशू करती है, सिक्योरिटीज, जिसको हम मार्केट सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, और बैलेंस शीट में लिखते भी होंगे आप, मुझे यकीन है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है आवाम से, ताकि वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें और फिर इकोनॉमी के अंदर अपना रोल प्ले करें। और जब गवर्नमेंट को पैसे नहीं चाहिए तो क्या करती है? उन बॉन्ड्स को रिटर्न करके लोगों से वापस लेके और उनको पैसे देके फारिग कर लेती है। जब गवर्नमेंट ने पब्लिक के अंदर, लोगों के अंदर पैसा बांटना हो, पैसा पड़ाना हो, तो वो सिक्योरिटीज, मार्केट सिक्योरिटीज, उनको उनसे वापस लेकर उनके पैसे वापस दे देती है, ताकि ये लोग खर्च करें। सही है, कंजूस ना बने, ठीक है, स्पेंडिंग करें, कंजप्शन करें, ताकि इकोनॉमी का जो सर्कल है वो बेहतर से बेहतर चले। फिर डायरेक्ट लेंडिंग टू द बैंक से, और फिर बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट से, और अनकन्वेंशनल इमरजेंसी लेंडिंग प्रोग्राम्स हैं। सही है, मैं चेक करता हूँ कि हो सकता है ये सारी चीजें ना आगे जाके डिटेल में हमें। सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? ओ सर, अभी भी नहीं आ रही? सर सर आपके जोर से स्लो आ बोलने रही।